नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लासेज विथ डॉक्टर एस.के. सिंह के यूट्यूब चैनल में। आज हम प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद पे चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद पर विस्तार से चर्चा किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद। प्लेटो आदर्श राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो की मान्यता थी कि परिवार नामक ये जो संस्था है, ये जो संस्था होती है, इसी के कारण हर व्यक्ति अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना चाहता है। मनुष्य के इस मनोविज्ञान को प्लेटो बहुत अच्छे से समझता है और इसीलिए उसने जो उसके आदर्श राज्य के संरक्षक वर्ग हैं उनके लिए भी यह मनाही कर दी कि कोई भी अभिभावक वर्ग का कोई भी सदस्य अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं बनाएगा। मानव मस्तिष्क को विकृत करने के लिए वो दो तत्वों पर ही विशेष रूप से ध्यान देता है, एक संपत्ति और दूसरा परिवार। इसीलिए प्लेटो अपने परिवार नामक साम्यवादी व्यवस्था को संपत्ति विषयक साम्यवाद का उपसाध्य भी माना है। चलिए शुरू करते हैं प्लेटो के साम्यवाद के बारे में, विशेष करके साम्यवादी व्यवस्था का जो दूसरा तत्व है परिवार विषयक साम्यवाद। तो मैंने अभी बताया कि प्लेटो आदर्श राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। संरक्षक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति पारिवारिक मोह में बंधा रहेगा तो वो अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन नहीं कर पाएगा। प्लेटो परिवार एवं व्यक्तिगत संपत्ति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। उसका मानना है कि परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति अर्जन के लिए बाध्य करती है। अपनी पत्नी, बच्चों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए संपत्ति जुटाने हेतु व्यक्ति को बाध्य ही नहीं होना पड़ता, बल्कि ऐसा करना उसे पवित्र और नैतिक कार्य प्रतीत होता है। अपने परिवार के लिए किसी भी परिस्थिति में वह अधिक से अधिक संपत्ति जुटाने की कामना करता है और यह स्वभाव हर व्यक्ति की होती है। लेकिन प्लेटो ऐसा चाहता है कि जो उसके आदर्श राज्य के विवेक तथा उत्साह का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक वर्ग के लोग हैं, वह भी परिवार के हित के लिए धन संग्रह के वृत्ति को अपना न सके। बारकर लिखते हैं, संरक्षक वर्ग के पारिवारिक जीवन का उन्मूलन करना प्लेटो को व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन का एक अवश्यंभावी उपसाध्य प्रतीत होता है। इसलिए यदि संरक्षक वर्ग का ध्यान संपत्ति संचय की वृत्ति से हटाना है तो यह आवश्यक है कि इस संचय वृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली इस परिवार संस्था का ही उन्मूलन कर दिया जाए। ऐसा होने पर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बोसांके भी कहते हैं कि संरक्षक वर्ग में व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन परिवार के उन्मूलन का उपसाध्य मात्र है, जो कि विचारों में एकता की आवश्यक शर्त है। प्लेटो ने परिवार विषयक साम्यवाद के सिद्धांत का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, उसने बताया है कि जो परिवार है, जो व्यक्तिगत परिवार है, उसका उन्मूलन करते हुए उसने ये बताया है कि अब परिवार का स्वरूप क्या होगा। अब परिवार व्यक्तिगत नहीं होगा बल्कि परिवार सामूहिक होगा। और उसने परिवार विषयक साम्यवादी सिद्धांत का स्वरूप बतलाया है।
इस स्वरूप के संदर्भ में उसने कहा है कि अभिभावक वर्ग के स्त्रियां पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। इस प्रकार प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत परिवार का भी उन्मूलन कर देता है। प्लेटो ने अपने इस योजना के पक्ष में निम्न आधार भी प्रस्तुत की हैं। पहला, संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो का जो प्रथम युक्ति है, जो तर्क है, वो यह है कि वह संरक्षक वर्ग को, अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना चाहता है। प्लेटो परिवार को ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावना उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त वह पारिवारिक मोह में फंसकर सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं देता जैसा संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों में होना चाहिए। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का ही अंत करना चाहता है। दूसरा तर्क उसका यह है कि परिवार विषयक साम्यवादी व्यवस्था से राज्य में एकता स्थापित होगी। परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप संरक्षक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए प्लेटो ने इसके मूल पर ही प्रहार किया है। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष को एक ही परिवार के रूप में परिणित करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। बार्कर ने लिखा है कि परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। तीसरा उसका तर्क है, प्लेटो का तर्क है स्त्रियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि एथेंस में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दीनहीन थी। प्लेटो के समय में जो एथेंस की व्यवस्था थी वहाँ स्त्रियों की बहुत ही दीनहीन स्थिति थी। उनका काम केवल इतना था कि वो बच्चा पैदा करे और उनका पालन पोषण करने के साथ चूल्हा चौका और घर की चार दीवारी में ही रह करके उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता था। प्लेटो इस एथेंस की इस व्यवस्था से बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध था, इसलिए उसने नारियों की मुक्ति की युक्ति सोची और उनके समान अधिकारों की बात की है। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और स्त्रियों का प्रवेश इसमें वर्जित था। उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना तथा राज्य की सेवा के लिए बच्चों को उत्पन्न करने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। प्लेटो के शब्दों में परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ति चूल्हे चौके में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता था। उसका विचार है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें इसका अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए वह व्यक्तिगत परिवार का ही उन्मूलन कर देता है। चौथी बात, जो चौथा तर्क उसने दिया है, चौथी युक्ति दिया है, वह है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुषों का संसर्ग केवल व्यक्तिगत इच्छाओं के पूर्ति के लिए नहीं वरन राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए। राज्य के हित में यह जरूरी है कि आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय उसने यह बताया है कि यह कार्य उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और बच्चों को ही विवाह सूत्र में बांधकर प्राप्त किया जा सकता है। और वो यह भी कहता है कि क्षणिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले बच्चों का पालन पोषण राज्य अपने शिशु गृह में करेगा। बार्कर के अनुसार प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा भली प्रकार से हो, वरन उनका जन्म भी उचित रूप से चुने हुए और स्वस्थ पूर्वजों से होना चाहिए।
इस प्रकार प्लेटो की परिवार विषयक साम्यवाद की योजना एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। इस आधार पर अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकता है, राज्य में एकता आती है, संतति का सुधार होता है और इससे स्त्रियों को मुक्ति तथा राज्य की सेवा के लिए अवसर प्राप्त होता है। प्लेटो के इस परिवार विषयक साम्यवाद पे यदि हम दृष्टि डालें तो यह हमें मिलता है कि उसका परिवार विषयक साम्यवाद कुछ ठीक उचित प्रतीत होता है, लेकिन वह सैद्धांतिक दृष्टिकोण हो सकता है। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण पर इसके औचित्य पर दृष्टि डाली जाए तो यह निसंदेह हास्यास्पद प्रतीत होता है, जो यह कभी भी नैतिक नहीं माना जा सकता। स्वयं प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने ही प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना की है। अरस्तु ने निम्न आधारों पर इस योजना की प्रबल आलोचना की। जैसे नंबर 1 देखें, प्लेटो अपनी परिवार विषयक साम्यवाद में स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं मानता और कहता है कि कुतिया भी कुत्ते की भांति एक अच्छी पहरेदार हो सकती है, लेकिन यह दृष्टांत दुर्बल प्रतीत होता है। मानव जीवन को पशुवत जीवन से तुलना करना यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, प्रेम की भावना होती है, लेकिन प्लेटो ने इसकी अनदेखी कर दी है। प्लेटो का जो मूल उद्देश्य है वह है सिर्फ और सिर्फ अपने आदर्श राज्य की स्थापना करना और वहाँ न्याय की स्थापना करना। तो जो काम अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में देखें या वास्तविक धरातल पर इसे स्थापित करने का प्रयास करें तो यह कतई संभव नहीं है। दूसरी बात, प्लेटो स्त्री और पुरुष के अस्थायी संबंध की योजना प्रस्तावित करके पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को ही भुला देता है। भाई, परिवार एक पवित्र संस्था है जहां नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन प्लेटो ने स्त्री पुरुष के अस्थायी संबंधों की योजना प्रस्तावित करके उन्हें पशुवत बना दिया है, उनकी पवित्रता को भुला दिया है, क्योंकि उनका संबंध केवल यौन संबंध स्थापित करने के लिए नहीं होता, वरन यह संबंध पूर्ण जीवन का आधार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि उसका साम्यवाद मानव विज्ञान की अवहेलना करता है और इस दृष्टि से अव्यवहारिक है। तीसरी बात, प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवादी व्यवस्था संदेहपूर्ण है, क्योंकि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित कर बुद्धिमान, सदाचारी और बलवानों की एक जाति उत्पन्न की जा सके, यह संदेहास्पद है। सार्वजनिक शिशु गृह में पले हुए बच्चों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति और सेवा का अभाव पाया जाता है। प्लेटो परिवार को केवल विकृत संस्था के रूप में देखता है। वह परिवार के उस स्वरूप को नहीं देख सका जहां प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, कर्तव्यपरायणता आदि भावनाओं का विकास होता है। परिवार नैतिक व्यवहार की प्राकृतिक पाठशाला होती है। ये सत्य है कि बच्चे का पालन पोषण उसकी माता करती है और माता ही उसे संस्कारवान बनाती है, क्योंकि संस्कार तो माँ के गर्भ से ही उत्पन्न हो जाता है। जैसा विचार, जैसी वृत्ति माता की होती है, वैसे ही संस्कारवान हो बच्चा, चाहे वैसे ही वृत्ति का बच्चा हो सकता है। चौथी बात, जो वस्तु सबकी होती है उसकी कोई परवाह नहीं करता। प्लेटो ने यह बात कहा है ना कि जो संतानें होगी वो सबकी संतानें समान रूप से होंगी और उनका पालन पोषण राज्य के शिशु गृहों में होगा। तो राज्य के शिशु गृहों में अगर सामूहिक रूप से उनका पालन पोषण होता है तो उसका दायित्व तो कौन निभाएगा? तो इसीलिए जो वस्तु सबकी होती है उसकी कोई परवाह नहीं करता। प्लेटो की व्यवस्था में जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उनके पालन पोषण में असावधानी हो सकती है। जैसा व्यवहार वर्तमान परिवार व्यवस्था में होता है उस तरीके की व्यवस्था नहीं देखी जा सकती। अरस्तु इसी बात को दृष्टि में रखते हुए अरस्तु लिखते हैं
कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। पांचवी बात, उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था को पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, किंतु पशु जगत के नियमों को मानवीय जीवन पर लागू करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। छठवीं आलोचना हम ये कर सकते हैं अरस्तु के द्वारा कि प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवादी व्यवस्था नैतिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। इस व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों का स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अब अपवित्र कार्य होने की आशंका उत्पन्न होती है। सातवीं आलोचना, यदि साम्यवादी व्यवस्था अच्छी है तो यह सभी वर्गों पर लागू होनी चाहिए, केवल संरक्षक वर्ग पर नहीं होना चाहिए। आठवीं बात कि अरस्तु के अनुसार अपनी प्रकृति से ही नारी परिवार के लिए बनी है, वह पारिवारिक जीवन का केंद्र बिंदु होती है। प्रकृति से ही उसके कार्य निर्धारित किए जा चुके हैं जिन्हें वह सरलता से दूसरों को नहीं सौंप सकती। अतः उचित यह है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे जैसा व्यवहार न करें, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करें। प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था के पक्ष में सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे कुछ भी कहा जाए, किंतु उसकी व्यवहारिकता संदेहास्पद है। समाज के एक पक्ष को साम्यवाद की परिधि में लाना और दूसरे को मुक्त रखना अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। परिवार विषयक साम्यवाद की अव्यवहारिकता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहार में इसे कभी भी अपनाया नहीं जा सकता, किंतु यह बात सत्य है कि अगर राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकृत कर दिया जाए, उसे विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, तो समाज में जो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था उत्पन्न है वह समाप्त हो जाएगी। इस बात को हम भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में राजनीतिक शक्ति हो उसके हाथ में आर्थिक शक्ति कतई नहीं होना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।